हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः राम प्रसाद यूजीसी नेट में स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ आपने कल वाली वीडियो जरूर देखी होगी, जिसमें हमने जो परसों वाले थे उनका रिवीजन किया था और कल अगले 10 प्रश्नों को सॉल्व किया था। इसी तरीके से आज हम जो हमने कल 10 प्रश्न पढ़े थे उनका रिवीजन करेंगे और आगे 10 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिससे अगर कोई व्यक्ति नया जुड़ता है तो उसे भी ऐसा ना लगे कि कहीं क्लास कहाँ चल रही है। और आपके लिए भी एक फायदेमंद है कि अगर आपने रिवीजन कर लिया तो आप एक बार पुनः फिर रिवीजन हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दो, ठीक है। तो चलिए, कल हमने सबसे जो पहला प्रश्न देखा था वो ये था कि सही जोड़ी थी, उसमें दर्शन शास्त्र ये मन की बात करता है, राजनीति विज्ञान शक्ति की बात करता है, अर्थशास्त्र व्यापार की बात करता है, समाजशास्त्र स्तर विन्यास की बात करता है। तो इसमें ज़्यादा ऐसी कठिन को वाली कोई चीज नहीं थी, सिंपल था। इसके बाद हमने प्रश्न पढ़ा था कि नागरिक शास्त्र के शिक्षण का जो प्रमुख लक्ष्य है अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। यह किसने कहा था? यह बिनिंग एंड बिनिंग ने कहा था, ठीक है। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न देखा था वो ये था कि किसने कहा कि नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। तो एक गार्नर का स्टेटमेंट है। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न पढ़ा था कि किसने कहा था कि नागरिक शास्त्र नागरिकता विज्ञान यानी नागरिकता का विज्ञान भी है और दर्शन भी है। तो प्रोफेसर पुंतांबेकर ने यह कथन दिया था। इसके बाद जो अगला प्रश्न पढ़ा था वो ये था कि राजनीति के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत क्या है? तो जैसे अर्थव्यवस्था में व्यापार केंद्रीय है तो राजनीति में राज्य केंद्रीय है। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न देखा था वह यह था कि डेविड ईस्टन के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियां होती हैं? तो हमने देखा था कि सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड इसकी कार्यविधियां होती हैं। अगला जो प्रश्न था वो हमने देखा था कि राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चाहे वो व्यवहार क्रांति हो चाहे वो उत्तर व्यवहार क्रांति हो, दोनों के जनक डेविड ईस्टन थे। यानी कि बुक थी द पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद हमने जो प्रश्न देखा था वो ये था कि ईस्टन ने वर्ष 1969 में राजनीति विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया है? तो वास्तविक क्रांति, जैसे उत्तर व्यवहारवादी क्रांति कहते हैं, 1969 में। और जो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति थी मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि प्रासंगिकता और कार्यवाही दो इसके की टर्म थे, यानी रिलेवेंस और एक्शन, जो मूल्यों की बात करता है। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न देखा था कि 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत यथा व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद की शुरुआत 1950 के आसपास एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि वे स्थानीय रूप से सीमित रह गए। तो स्टेटमेंट सही था। और इसके बाद जो हमने तर्क देखा था उसमें दिया था कि उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान तथा परिणाम स्वरूप पक्षपातपूर्ण था। तो ये व्याख्या भी कर रहा है, स्पष्टीकरण भी सही है, ठीक है। इसके बाद जो हमने लास्ट प्रश्न देखा था वो यह था कि राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कल भी बताया था, डेविड ईस्टन। और एक बुक थी इनकी जो 1953 में प्रकाशित, द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए
सब जुड़ जाइए। आज हम फिर नए 10 प्रश्नों का ताबड़तोड़ अध्ययन करते हैं और एक प्रश्न में से हम प्रयास करेंगे कि इसके आसपास जितने भी जो प्रश्न तैयार होते हैं वो हमें यहीं से मिल जाए। तो आज का पहला प्रश्न है कि डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर क्या है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो आगत इनपुट आउटपुट जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो ये इनपुट आउटपुट सिद्धांत डेविड ईस्टन ने दिया था। इसके कुछ चर बताए थे इन्होंने बताया था कि डिमांड होती है, समर्थन होता है, पुनर्निवेश होता है। इस तरीके से ऑप्शन सी। तो देखिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था, यहाँ से इनपुट, यहाँ से आउटपुट। इनपुट में मांग है, समर्थन है, ऐसी चीज आती है। आउटपुट में नीति निर्णय वगैरह आते हैं। यहाँ पे गेट कीपर बताया था। इस तरीके से सिद्धांत उन्होंने पूरा डेवलप किया था। चलिए तो हम देखते हैं कि डेविड ईस्टन ने राजनीतिक जो व्यवस्था है उसका निरूपण आगत निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल। तो प्रश्न यह बनेगा कि इनपुट आउटपुट मॉडल किसने दिया था। तो इनपुट आउटपुट मॉडल है वो डेविड ईस्टन ने दिया था, के माध्यम से किया। इसके लिए डेविड ईस्टन द्वारा मांग, समर्थन देखिए इनपुट में दो चीज थी, एक तो मांग थी, एक समर्थन थी। पुनर्निवेश चरों का प्रयोग किया या समाज व पर्यावरण से आने वाली मांग और समर्थन आगत है। तो देखिए समाज से और पर्यावरण से जो मांग आती है वो यहाँ इनपुट होता है, वो दो तरीके से, एक तो मांग, एक समर्थन। जबकि राजनीतिक व्यवस्था द्वारा जो कार्य किए गए या फिर निर्णय लिए जाते हैं या जो प्रतिक्रिया दी जाती है वो निर्गत है, आउटपुट है। ईस्टन ने अपनी व्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करने हेतु पुनः निवेश, फीडबैक का अत्यभार से बचाने के लिए गेट कीपिंग। तो इन्होंने दो चीज और बताई थी, एक तो फीडबैक का अभिप्राय है कि जब कोई नीति लागू की जाती है तो जनता से फीडबैक लिया जाता है उसमें, या फिर जो आउटपुट कार्य होते हैं, आउटपुट में ही नीतियों का निर्माण, उनका कार्यान्वयन सब आउटपुट में ही आ जाता है। और अत्यभार जो मांग देखो दो तरह की होती है, एक तो नियंत्रित, एक अनियंत्रित। तो जो अनियंत्रित मांग होती है उनके लिए गेट कीपिंग की व्यवस्था करी थी तो उन्हें वहीं पर रोका जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से उनका एक पूरा मॉडल है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आदर्शला रखी गई थी। तो व्यवहारवाद की आदर्शला रखने का श्रेय शिकागो स्कूल को जाता है। शिकागो जो स्कूल है उसके द्वारा व्यवहारवाद की आदर्शला या फाउंडेशन रखा गया। शिकागो विश्वविद्यालय के एक विद्वान थे चार्ल्स मेरियम, जिन्हें व्यवहारवादी क्रांति का जनक भी कहते हैं। वो चार्ल्स मेरियम थे। उन्होंने 1920 और 30 के दौरान व्यवहारवाद को शुरू किया। देखिए इसलिए इन्हें फादर ऑफ बिहेवियरल स्कूल भी कहा जाता है, चार्ल्स मेरियम। ठीक है, एक विद्वान डेविड ईस्टन ने इसे सैद्धांतिक रूप दिया था। तो सिद्धांत के रूप में विकास करने का श्रेय डेविड ईस्टन को दिया जाता है और आधार के रूप में चार्ल्स मेरियम ने इनका प्रतिपादन किया था। दोनों अलग चीजें, कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि ईस्टन और डेनिस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आरंभिक स्तर पर राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है। तो इसका ऑप्शन ये है कि राष्ट्रीय जो विधायिका है, न्यायपालिका तथा मतदान के व्यवहार की तरह अवैयक्तिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए। तो जो डेविड ईस्टन और डेनिस थे इनके अनुसार राष्ट्रीय जो विधायिका है, जो न्यायपालिका है और जो मतदान के व्यवहार के जो तरीके होते हैं की तरह अवैयक्तिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए आरंभिक स्तर पर राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया
में एक स्तर है। देखिए राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। राजनीतिक समाजीकरण होता है कि जो राजनीतिक मूल्य हैं, लोकतंत्र के मूल्य हैं, दलों की जो अपनी विचारधारा है, उनके मूल्यों को समाज में बढ़ावा देना या लोग उन्हें आत्मसात कर सके। जैसे मान के चलिए कि मुझे कोई चीज़ जाननी है, मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ कि अब बिहार में जो चुनाव इलेक्शन की प्रक्रिया है वो चल रही है, 2 फेज़ों में होना है, उसका रिजल्ट कब आएगा, ऐसी चीज़, तो वो एक राजनीतिक समाजीकरण है यहाँ पे। और राजनीतिक समाजीकरण दल भी करते हैं, लोग, एनजीओ, कई तरीके हो सकते हैं इसे। और राजनीतिक जो व्यक्ति होते हैं वो भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई तरीके होते हैं, इसके माध्यम से राजनीतिक समाजीकरण होता है। ठीक है, मतलब इसका अभिप्राय मेनली है कि किसी व्यक्ति की किस एक दल को लेकर कौन सी विचारधारा है, दूसरे दल को लेकर कौन सी विचारधारा है, ऐसी प्रक्रिया हम राजनीतिक समाजीकरण के अंतर्गत देख सकते हैं। नगर राज्य शब्दावली संबंधित है, तो आपने देखा हो कि नगर राज्य यूनान से संबंधित है, तो प्राचीन यूनान से संबंधित है, जहाँ पे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आप देख सकते हैं। और वर्तमान में जो यूनान है वो ग्रीस के जो आसपास का क्षेत्र है वो आता है यूरोप में। ठीक है, नगर राज्य शब्दावली का जो संबंध है वो प्राचीन यूनान से है, जिसे यूनानी भाषा में पोलिस कहा जाता था। कुछ प्रमुख जो नगर राज्य हैं उनमें देखिए, हाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी, वो पूछ सकता है कि निम्न में से कौन कौन नगर राज्य थे। तो देखिए एंथेस, स्पार्टा, थेब्स, कोरिंथ और डेल्फी। देखिए आपको लिखनी नहीं है ये, क्योंकि लिख के मैंने पहले रख लिया है। ये बुक है, इसके मैंने सीधे सीधे जो क्वेश्चन है वो लिख लिए और सीधे आंसर भी एक एक लाइन में। तो आपको वो मेहनत नहीं करनी है, वो मैंने पहले खुली कर लिया अपने लिए। जब मैंने दिया था तो मैंने पहले तैयार करके रख लिए थे इस बुक को पूरी को। थोड़ा बहुत रह गया था, कोई एक पोर्शन है इसमें, लगभग 80% मैंने पूरा लिख के रख लिया था। जब भी पेपर आता है तो मैं उसको रिवीजन कर लेता था सीधे। तो कोरिंथ, डेल्फी, थेब्स, स्पार्टा, एंथिस, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मैं एक दिन पीडीएफ बना के भेज दूंगा, ठीक है, और उसको पढ़ा भी दूंगा। डेविड, उसको मैं पढ़ा दूंगा जब आपका पेपर आएगा ना, जैसे नेट का एग्जाम होगा तो उससे कुछ दिन पहले, तो रिवीजन के तौर पे हम उसे देख लेंगे, तो फिर हमें पूरी बुक देखने की जरूरत नहीं होगी। डेविड ईस्टन द्वारा व्यक्त निम्न सुविधाओं में से कौन सा सोच के व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित नहीं करता। तो देखिए डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के 8 सिद्धांत बताए थे, उत्तर व्यवहारवाद के 7 सिद्धांत बताए थे। तो उसमें उन्होंने नियम निष्ठता बताया था, परिमाणन बताया था, सत्यापन बताया था और व्यवस्थापन बताया था, लेकिन आदर्श सिद्धांत नहीं बताया था। अब हम आठों को देख लेते हैं। तो देखिए अब जैसे अगर मान के चलिए, अब जरूरी थोड़ी है कि यही प्रश्न पूछ ले, देख परिमाणन, नियम निष्ठता, सत्यापन, व्यवस्थापन, लेकिन इतना जरूर है कि अगर हमें आठों पता होगा तो फिर वो कहीं से प्रश्न बना ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले सबसे पहला प्रश्न है कि डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की कितनी विशेषता बताई, तो 8 बताई। ये पहले ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर व्यवहारवाद की 7 बताई थी, जिसे उन्होंने बौद्धिक आधारशिला का नाम दिया था। जो 8 विशेषताएं बताई थी उन्होंने बौद्धिक आधारशिला का नाम दिया था। आदर्श सिद्धांत डेविड ईस्टन की विशेषताओं में नहीं है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आदर्श सिद्धांत अगर वो रिपीट करता है तो इसे देगा वो, तो ये नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, अब है क्या, तो देखिए 8 विशेषताओं, सबसे पहले नियमितता, यानी नियम होंगे। देखिए आपको ध्यान कैसे रखना है कि जो व्यवहारवाद है वो साइंटिफिक की बात कर रहा है, तो साइंटिफिक यानी साइंस में नियम होते हैं, तो नियमितता। सत्यापन, सत्यापन का मतलब है साइंस में कोई चीज तर्क के बिना नहीं दे सकते, तो सत्यापन होता है। तकनीक की तो बहुत ही भूमिका होती है। व्यवस्थापन यानी एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया होती है। परिमाणन, परिमाणों को देखा जाता है। मूल्य, शुद्ध विज्ञान और एकीकरण, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो आप इनको एक बार और देख लीजिएगा। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि मैंने लिख के रख लिए पूरे, मैं पढ़ा दूंगा और डाल भी दूंगा टेलीग्राम पे, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार
क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए व्यवहार वाली जो क्रांति है या फिर उत्तर व्यवहार वाली क्रांति है, दोनों के जनक डेविड ईस्टन है। तो डेविड ईस्टन को व्यवहारवादी क्रांति का जनक माना जाता है। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद एक ऐसा प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांत है जिसने राजनीतिक अध्ययन करने में मूल्यों को तरजीह देने का विरोध किया। राजनीति को प्राकृतिक विज्ञानों की तर्ज पर समझना चाहता है। तो जो व्यवहारवाद था वो साइंटिफिक था, ठीक है। लगभग जो पीसीएम के जो सब्जेक्ट हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, उस तरीके से बनाने का प्रयास किया गया था व्यवहारवाद को, जो कि पॉसिबल नहीं था। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों है? तो देखिए यह भी स्टेटमेंट डेविड ईस्टन का ही है। तो उत्तर व्यवहारवाद के देखिए प्रणेता, उत्तर व्यवहारवाद आया तो व्यवहारवाद भी आना चाहिए, उनके प्रणेता भी डेविड ईस्टन ही है। एवं राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धांत के अंतर्गत आगत निर्गत प्रणाली, जो हमने अभी देखा था पहले कि आगत इनपुट आउटपुट मॉडल किनका था, तो इन्हीं का है वो, कि प्रतिपादक डेविड ईस्टन का कथन है कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन है, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह कि डेविड ईस्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के चार, देखिए उनके जो उन्होंने जो सिद्धांत दिया था, इस ऐसा सिद्धांत दिया, इसमें इनपुट आउटपुट, तो जो आगत उसमें चार चीजें बताई थी उन्होंने, वो हम देखते हैं। तो आगतों के उन्होंने चार प्रकारों की पहचान करी थी, वे कौन कौन से हैं? तो उसमें ऑप्शन ए सही है। एक तो व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना। तो इस तरीके से उन्होंने चार आगत बताए थे, व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना। तो हम व्याख्या देखते हैं। डेविड ईस्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के चार प्रकारों, व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, सेवाओं वस्तुओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना की पहचान की थी। ईस्टन ने व्यवस्था के आगत निर्गत मॉडल को विकसित किया। तो आपको सबसे चीज ध्यान रखनी है कि आगत निर्गत जो मॉडल है वो डेविड ईस्टन का ही है, उन्होंने इसका विकास किया था। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी को ये लग रहा होगा कि सर 10 प्रश्न ही पढ़ा रहे हैं रोज, तो दोस्तों देखिए मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रश्न पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, 10 ही सही है, लेकिन एक में 10 पढ़ रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। तो आपको अगर यहाँ से अगर इसी के आसपास से अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए, वो गलत हो गया तो फिर पढ़ाई बेकार है, कोई महत्व नहीं है उसका। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? तो पहले आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, देखिए एनटीए में उल्टा पूछता है कि सही नहीं है, तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि गलत कौन सा है। तो इसमें से 3 सही है, एक गलत है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि पारंपरिक जो राजनीतिक सिद्धांत है वो अनुशासन मूलक और मानकी है, तो ये सही है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एक रूपताओं और नियमितताओं, जो हमने 8 से चीज पढ़ी थी उनकी, तो देख एक रूपता और नियमितताओं से जुड़ा हुआ है, तो अभी सही है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक जो सिद्धांत है वो कार्रवाई और संगतता या प्रासंगिकता, तो आप जैसे अगर शब्द नहीं समझ में आए तो थोड़ा इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। तो संगतता और कार्रवाई, एक्शन और रिलेवेंस से जुड़ा हुआ है, तो ये तो हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है, ये भी सही है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मक नहीं, देखिए तो गलती हो गया, क्योंकि समग्रात्मक तो व्यवहारवादी नहीं है,
उत्तर व्यवहारवादी तो आया ही इस वजह से था क्योंकि इसकी जो कमजोरी थी उन्हें दूर करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यह कथन सत्य नहीं है कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मक नहीं है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का सूत्रपात व्यवहारवाद के विकास में योगदान देने वाले डेविड ईस्टन ने किया था। डेविड ईस्टन ने जो व्यवहारवाद में जो कमियां थी उन्हें दूर करने के लिए 1969 में उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था। और जो आज का लास्ट प्रश्न है वो है कि राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? देखिए व्यवहारवादी उपागम तो वही फिर डेविड ईस्टन। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेविड ईस्टन से जुड़ी हर एक चीज को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि जब व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद की बात आती है तो डेविड ईस्टन का नाम अपरिहार्य है। तो राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक जो वैज्ञानिक है वो डेविड ईस्टन ही है। व्यवहारवाद का आशय मानव के जो प्रेक्षण योग व्यवहार का अध्ययन करना है। व्यवहारवाद का जो मूल उद्देश्य है वो राजनीतिक विज्ञान में एक सामान्य सिद्धांत का जनरलाइजेशन करना था जो साइंस के सब्जेक्टों में पीसीएम में होता है, जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों में होता है। तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। कल हमारा वही फिर तरीका रहेगा जो आज के हमने पढ़े हैं उनका हम रिवीजन करेंगे। आगे आने वाले 10 हम ऐसा कर सकते हैं कि एक और वीडियो ले आएंगे तो उसमें 10-10 प्रश्नों के माध्यम से 2-2 वीडियो रोज देख लेंगे। जैसे अगर हमें आगे लगता है, अगर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि नहीं हमें और ज़्यादा प्रश्न करने हैं तो मैं एक और वीडियो बना लूँगा 10-10 प्रश्नों की। तो 2 वीडियो 20 प्रश्न, इससे ज़्यादा फिर आप कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि हम साथ में व्याख्या भी देख रहे हैं। तो व्याख्या देखने से होता है कि फिर उसके बाद कैसा भी प्रश्न बन जाए वो हमसे रहता नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।